हेलो दोस्तों, नमस्कार। रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे जो अपन स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कर रहे थे, और जिसके अंदर अपन ने गुप्त काल को दो वीडियो के अंदर अपन ने अच्छे से देख लिया था, यानी कंप्लीटली कंटेंट के साथ में से मैंने दो वीडियो के अंदर पूरा गुप्त काल एक शॉर्ट एंड स्वीट। और मैं ये मानता हूँ अगर कोई भी उस गुप्त काल के नोट्स को पढ़ लेता है तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसी की तरह दोस्तों आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, और उस टॉपिक का नाम है, आप देख रहे होंगे, मुगल कला व साहित्य। ये टॉपिक है, और अपन इसको भी ऐसे ही यानी एक या दो वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं मानता हूँ अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो इससे एक भी क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उससे एक भी क्वेश्चन जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है मुगल काल व साहित्य का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपन देखेंगे, नाम से पता चल रहा है आपको, मुगल कला व साहित्य ये अपना टॉपिक है। सबसे पहले अपन देखते हैं मुगल कला व साहित्य, जिसमें अपन देखेंगे एक तो स्थापत्य कला देखेंगे, ठीक है, और इसमें चित्रकला देखेंगे, एक संगीत कला है इसके अंदर टॉपिक अपने, और एक साहित्य है। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट है उपाधियां, यानी उपाधियों से एक क्वेश्चन फिक्स आता है आपके कि एक ना एक, जैसे किसी की पूछ लेंगे उपाधियां, ये उपाधियों से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स आपके आता है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे, जो अपनी वीडियो होगी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज तो स्थापत्य कला पढ़ेंगे और एक चित्रकला, ये दो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूँ अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपका इस स्थापत्य कला और चित्रकला में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और मैं दोस्तों मेरा एक ही विजन है, मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है स्थापत्य कला। टॉपिक का नाम है स्थापत्य कला। अपन बात करेंगे स्थापत्य कला की, और धीरे धीरे अपन देखते हैं बाबर से लेकर हुमायूं, हुमायूं के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। ये पांच जो काल है इनका जो स्थापत्य कला है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्थापत्य कला के अंदर एक इतिहासकार हुए हैं जिसमें हम देखते हैं इनका नाम था पर्सी ब्राउन। क्या नाम है? पर्सी ब्राउन। इन्होंने क्या बताया स्थापत्य कला को मुगल के, ये भारतीय वास्तुकला की क्या है, ग्रीष्मकाल इसको माना जाता है। क्या बताया? भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल। इसी तरह स्मिथ साहब हुए, इन्होंने भी बताया कि कला की रानी इसको बताया। क्या बताया? कला की रानी। और दानक रखना, इसे ही इंडो पर्शियन शैली का नाम भी इन्होंने ही दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल मैं शॉर्ट में और जल्दी से जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि आपको याद, मेन चीज है आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रभाव। दोस्तों जैसे ही भारत के अंदर मुगल आते हैं, और मुगल आते हैं हम देखते हैं तीन संस्कृति को लेकर आते हैं। एक तो तुर्की संस्कृति, एक मध्य एशिया संस्कृति, और एक तीसरी कौन सी है? ईरानी संस्कृति। कौन सी संस्कृति? ईरानी संस्कृति। तीनों का प्रभाव हम देखते हैं कि इनके स्थापत्य कला के अंदर हमें पड़ता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रोम से भी प्रेरित थी, ठीक है ना। पहले ये रोम से प्रेरित थी, जैसे मेहराब है, गुंबद है, ये सब रोम से प्रेरित थी। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं तुर्कों ने ले लिया इसकी जगह, और फिर तुर्क हम देखते हैं कि भारत के अंदर जैसे मेहराब है, गुंबद शैली है, तमाम ये चीजें ये भारत के अंदर लेके आ गए थे। अब देखेंगे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी विशेषता कौन सी है। पहली है गुंबद। अपन देखते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की पहली विशेषता कौन सी है? गुंबद। सेकंड अगर मैं बात करूंगा पित्राडूरा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पित्राडूरा। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स बनता है कि पित्राडूरा क्या है। तो अपन देखते हैं कि संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात जवाहरात से की गई जड़ावट को क्या बोलते हैं? पित्राडूरा। और हम देखते हैं कौन से मकबरे के अंदर है, ये एतमाद उद्दौला का मकबरा है, उसके अंदर ये इसके अंदर हमें नजर आता है। खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पित्राडूरा का प्रयोग कौन से मकबरे के अंदर किया गया है, तो कौन सा मकबरा है? एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है। तीसरा कौन सा है? इसकी विशेषता है मेहराब। कौन सी विशेषता है? तीसरी, मेहराब। इसकी विशेषता मानी जाती है, तीसरी कौन सी विशेषता है? मेहराब। और अगर मैं बात करूंगा चार बाग पद्धति, कौन सी विशेषता? फोर्थ, चार बाग पद्धति। चौथी कौन सी है? चार बाग पद्धति। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चार बाग पद्धति। आप देखोगे कि जो आज आप देखने जाते हो कि हुमायूं के मकबरे के अंदर भी चार बाग पद्धति है, ताजमहल के अंदर भी चार बाग पद्धति है, तो बीच में एक सरोवर पानी का होगा और चारों तरफ उसके चार बाग पद्धति है। ये विशेषता हम देखते हैं मुगलों की विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों हम देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। एक तो गुम्बद है इसकी विशेषता। सेकंड अगर मैं बात करूंगा
पित्राडूरा सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा है मेहराब और चौथी है चार बाग पद्धति। ये किसकी विशेषता मानी जाती है? ये हम देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता मानी जाती है। तो 4 पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा के अंदर कौन किसका प्रयोग किया गया, तो पित्राडूरा का प्रयोग किया गया है। और पित्राडूरा क्या है कि संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट को क्या बोलते हैं? पित्राडूरा कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हाँ, अगर मैं बात करूं, अब सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर की स्थापत्य कला। और हम देखते हैं कि जैसे ही भारत के अंदर बाबर का आगमन होता है, और शुरू में ये लड़ाई में इसका तो पूरा समय ही लड़ाई के अंदर चला गया था। जैसे हम देखते हैं पानीपत का वॉर होता है 1526 के अंदर, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है, ठीक है, फिर चंदेरी का युद्ध होता है, उसके फिर घाघरा का युद्ध होता है, और 1530 के अंदर आके आते इसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है इसने स्थापत्य कला पर 1% भी इसने काम नहीं किया था। तो इसने क्या किया, तो हम देखते हैं इसने बाग बनाए, क्या बनाए? बाग। और हम देखते हैं इसका काल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी का काल इसका माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रयोग बाग और फव्वारे इसके महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। दोस्तों ये फिक्स प्रमुख निर्माण कार्य इसे कौन कौन से अपन देखते हैं। सबसे पहले पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, ये कौन सी है? जो कि किसकी बनी थी? ईंटों की ये मस्जिद बनी थी। पहली जो निर्माण कार्य इसने करवाया था बाबर ने, कौन सी है? पानीपत के अंदर काबुली बाग की मस्जिद किसकी बनी थी? ईंटों की। और हम देखते हैं सबसे पहले 1526 के अंदर ही पानीपत का युद्ध हुआ था, और सबसे पहले इसने कहाँ बना रहा है? पानीपत के अंदर ही काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण ये करवा रहा है। सेकंड में बात करूंगा दोस्तों रुहेलखंड, जो कि आज हम देख रहे हैं कि अभी विवाद में भी चल रहा है ये जो मस्जिद है। और अभी संभल जो मस्जिद है वो अभी विवाद में चल रही है। आप देखना अभी करंट का इशू बना हुआ है, तो यही इशू था और बाबर ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। तो रुहेलखंड की संभल की मस्जिद, जामा मस्जिद, कहाँ की? संभल की जामा मस्जिद, जो अभी किसने निर्माण करवाया था? इसका बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा दोस्तों पर बात करूंगा आगरा के अंदर कौन सा है? आराम बाग। कौन सा है? आगरा के अंदर आराम बाग। इसे नूर अफगान भी कहते हैं, और ऐसे या हस्तवीस भी इसको कहते हैं, यानी हस्तवीस मतलब 8वां सर्ग भी इसको ही कहा जाता है। तो 3 तो बाग हो गए। फोर्थ अगर मैं बात करूं धौलपुर के अंदर कमल ए बाग, कमल का बाग, यानी इसको नीलोफर ए बाग भी इसको कहते हैं। ये 4 तो दोस्तों फिक्स है, एग्जाम के अंदर पूछ लेंगे इनमें से कौन सी मस्जिद बाबर ने बनाई, कौन सी मस्जिद नहीं बनाई, तो यह आपको याद होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, पहले 5वीं देख लेते हैं। कुस्तुनतुनिया से दोस्तों ध्यान रखना, अल्बानिया के कुस्तुनतुनिया में अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्माता थे सिनान के शिष्यों को उसने बुलाया था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके निर्माण कार्य के अंदर सबसे पहले अपन यही देखेंगे कि इसका जो निर्माण कार्य था एक प्रकार से स्थापत्य काल का स्वर्णकाल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसने पूरा जीवन ही लड़ाई और लड़ाई ही करता रहा। और इसमें हम देखते हैं कि इसके प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से हैं। पानीपत के अंदर काबुली बाग की मस्जिद, ठीक है। सेकंड अगर बात करूं रुहेलखंड के अंदर संभल की मस्जिद। तीसरी है जो कि अभी विवाद का कारण भयंकर बनी हुई है, आप देखना अभी करंट का इशू है, ये संभल की मस्जिद। तीसरा है आगरा का आराम बाग, जिसे हस्तविहित या फिर नूर ए अफगान भी कहते हैं। और फोर्थ बात करूंगा धौलपुर के अंदर बाग ए नीलोफर, या जिसे बोलते हैं कमल का बाग भी इसे कहते हैं। 5वीं हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया के अल्बानिया के जो प्रसिद्ध भवन निर्माता थे उसको इसने बुलाया। तो ये 5 इसके निर्माण कार्य है बाबर के। और इसमें से जो क्वेश्चंस बनेगा ये क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से कौन सी मस्जिद इसके अंदर नहीं है, तो आपको ये याद कर लेना है, इसके किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट और बिल्कुल कम कंटेंट के अंदर आपको अच्छे से ये चीजें करवा रहा हूँ। तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, रुहेलखंड की संभल की मस्जिद, आगरा के अंदर आराम बाग, धौलपुर के अंदर कमल ए बाग या नीलोफर ए बाग, और ये 5वां है कुस्तुनतुनिया के जो हम देखते हैं अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्माता थे सिनान, उनके शिष्यों को इसने बुलाया था। तो ये 5 चीजें आपको याद करनी है। आगे चलते हैं हुमायूं। हम देखते हैं कि हुमायूं जब इसका ईरान की तरफ इसका निर्वासन हो जाता है, और ये भी इतना स्थापत्य कला पर इतना प्रभाव नहीं छोड़ता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसने जो इसकी जो मस्जिद, एक तो आगरा में इसने एक मस्जिद बनाई थी, ठीक है, एक हिसार के अंदर, कहाँ पे? हिसार के अंदर एक फतेहाबाद की मस्जिद बनाई थी। और तीसरा दोस्तों अपन देखते हैं लास्ट में ये इसने जाते जाते ये लड़ खड़ाता हुआ दीनपना नगर से, दीनपना से, और ये पुस्तकालय था वहाँ से इसकी हत्या हो जाती है। तीसरा कौन सा था? दीनपना नामक नगर, और उसी के अंदर इसको पुराना किला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसने 3 ही महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले हम देखते हैं आगरा के अंदर मस्जिद बनवाई, हिसार के अंदर फतेहाबाद की मस्जिद बनाई, और दीनपना नामक नगर इसने बनाया था। तो 3 इसके महत्वपूर्ण कार्य है। तो यही आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो आपके एग्जाम एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो हिसार की फतेहाबाद की मस्जिद आपके एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। एक तो हुमायूं की दे देंगे, एक अकबर की दे देंगे, सॉरी एक बाबर की दे देंगे। इनमें से कौन सी इमारत थी पूछ लेंगे कि बाबर ने नहीं बनाई या फिर हुमायूं के अंदर हुमायूं ने नहीं बनाई। तो 3 आपको ये याद होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट
से हाँ, एक ये देख लेते हैं अपन, शेरशाह सूरी, शेरशाह युगीन स्थापत्य कला, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा इसने बीच में आता है प्रभाव इसका। और हम देखते हैं इसने दिल्ली के अंदर एक शेरगढ़ नगर का स्थापना की थी, इसे खूनी दरवाजा भी कहते हैं। किसके दरवाजे पर हम देखते हैं अवशेषों में, शेरगढ़ नगर के अवशेषों में। दूसरा है कि दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है उसी के अंदर इसने किला एक कोना नामक नाम की मस्जिद का भी निर्माण इसने करवाया था। और तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट कि शेरशाह ने सासाराम, खुद का मकबरा सासाराम, शेरशाह के सासाराम के अंदर ही शेरशाह के मकबरे का निर्माण भी इसी ने करवाया था। और कहते हैं, एक इतिहासकार हुए हैं, हम देखते हैं कनिंगम, और उस कनिंगम साहब ने कहा है कि शेरशाह के मकबरे ताजमहल से भी सुंदर बताया गया है। यानी कहने का मतलब है जो शेरशाह का मकबरा है वो ताजमहल से भी सुंदर इसको बताया, किसने, कनिंगम साहब ने ये बताया है। तो ये तीन थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्थापत्य में बाबर का, हुमायूं का, और थर्ड है शेरशाह का। एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाबर की स्थापत्य कला, और बाबर ने अभी कुछ भी निर्माण कार्य इतना नहीं करवाया क्योंकि सारा दिन इसका लड़ाई में व्यतीत रहा, और ये कुछ बागों का निर्माण करवाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पानीपत के अंदर काबुली बाग की मस्जिद जो कि ईंटों की बनी थी, रुहेलखंड के अंदर जो संभल की मस्जिद, जामा मस्जिद, आगरा के अंदर हम देखते हैं आराम बाग बनवाएगा, इसे हस्तबीस्त या नूर अफगान भी कहते हैं। धौलपुर के अंदर कमल ए बाग या फिर बाग ए नीलोफर इसने बनवाया था। और पांचवा हम देखते हैं कि कुस्तुनतनिया में हम देखते हैं अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्माता थे सिनान के शिष्यों को इसने बुलवाया था। ये 5 के निर्माण कार्य इसके देखते हैं। अगली बात करूंगा हुमायूं की। हुमायूं की 3 बातें आपको याद रखनी है, क्या क्या। एक तो आगरा के अंदर मस्जिद बनवाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड अगर बात करूं हिसार के अंदर फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई। और तीसरे दोस्तों हम देखते हैं कि खुद हुमायूं लास्ट में जो दीनपना नामक नगर था, पुस्तक लाइब्रेरी थी, उसमें लड़खड़ाता हुआ ये मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं दीनपना नामक नगर में इसने पुराना किला जो कि नाम से जाना जाता है। तीसरी अगर मैं बात करूंगा शेरशाह युगीन स्थापत्य कला, सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर शेरगढ़ नामक नगर की अवशेषों पर इसने निर्माण कार्य करवाया था। दिल्ली के अंदर पुराना जो किला था उसी के अंदर इसने किला एक कोना नामक मस्जिद बनाई थी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने खुद का मकबरा, शेरशाह का मकबरा सासाराम के अंदर बनाया था। और एक इतिहासकार हुए कनिंगम साहब, ठीक, उन्होंने क्या कहा है इनके बारे में, उन्होंने कहा है कि ये ताजमहल से भी काफ़ी सुंदर इसको बताया गया है। दोस्तों ये था शेरशाह युगीन स्थापत्य कला, यानी पहला बाबर, हुमायूं और शेरशाह। अब बात करेंगे अकबर से लेकर स्थापत्य कला की। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ अकबर से लेकर, और उसके बाद अपन एक एक चीज़ को समझ के चलेंगे। तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अकबर से ये स्थापत्य काल चालू होता है, स्थापत्य कला। और हम देखते हैं कि इसके अंदर अकबर के समय हम देखते हैं, अकबर के समय लाल बलुआ पत्थर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। किसका? लाल बलुआ पत्थर का। लाल बलुआ पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग होने लग गया था, सबसे ज्यादा। आप देखोगे अकबर कालीन इमारतें, उसमें आप देखोगे कि बकायदा आपको अधिक से अधिक ये लाल बलुआ पत्थर आपको अधिक से अधिक मिलेंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं जहांगीर के समय, इसके समय हम देखते हैं आंशिक रूप से संगमरमर का प्रयोग होने लग गया था। संगमरमर का प्रयोग होने लग गया था। और जैसे हम देखते हैं शाहजहां आता है, और शाहजहां के समय हम देखते हैं कि शाहजहां के समय पूर्णतः संगमरमर का प्रयोग होने लग गया। किसका? पूर्णतः संगमरमर का प्रयोग होने लग गया। और हम देखते हैं संगमरमर कहां से आया है? मकराना से, और मकराना राजस्थान में पड़ता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग सबसे ज्यादा करने लग गया। जैसे जहांगीर आया, जहांगीर के समय हम देखते हैं आंशिक रूप से संगमरमर का प्रयोग होने लग गया। और जैसे शाहजहां का काल आता है वैसे हम देखते हैं पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारतें होना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अकबर का स्थापत्य कला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर कालीन स्थापत्य कला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हुमायूं का मकबरा। किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि अकबर के काल की पहली इमारत ही कौन सी कहलाती है? हुमायूं का मकबरा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इसका वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा गयास। कौन था इसका वास्तुकार? मीरक मिर्जा गयास। इसका निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने। किसने निर्माण कराया था? ये सौतेली बेगम थी अकबर की, सौतेली माँ, अकबर की सौतेली माँ।
अकबर की सौतेली माती कौन? हाजी बेगम। इसी ने हुमायूं का जो मकबरा है उसका निर्माण कार्य भी इसी ने ही करवाया था। तो कौन था? अकबर के काल की पहली इमारत थी ये। कौन सी? हुमायूं का मकबरा। इसका वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा गयास। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? हाजी बेगम ने इसका निर्माण का, जो कि कौन थी? अकबर की सौतेली माँ। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अपन देखते हैं कि इसी इसी के अंदर चार बाग पद्धति है। मैंने आपको बताया था कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता के अंदर चार विशेषता आपको मैंने बताई थी, उसमें से एक विशेषता कौन सी है? चार बाग पद्धति। पांचवी दोस्तों हम देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोहरे गुंबद का प्रयोग। आप देखोगे कई बार एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर पुराने क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन से मकबरे के अंदर दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ, मुगल काल के इमारत के अंदर हुआ है। तो उसका आंसर क्या होगा? हुमायूं का मकबरा। तो कौन से गुंबद का प्रयोग है इसके अंदर? दोहरे गुंबद का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही इसकी विशेषता मानी जाती है। दूसरी हम देखते हैं कि सफेद संगमरमर का प्रयोग भी इसने किया है और मुगल काल की पहली इमारत मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ताजमहल का पूर्वगामी इसे माना जाता है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ही मुगल घराने के अधिकांश लोग इसके अंदर बनाए गए थे। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से: दारा शिकोह, जहांगीर शाह, फर्रुखशियर, रफ़ी उद्दरजात। ये एक प्रकार से जो उत्तर मुगल काल के जो शासक थे, यानी औरंगजेब के बाद के जो शासक थे, उनको इसके अंदर दफनाया। किसके अंदर? हुमायूं के मकबरे के अंदर इसको दफनाया गया था। दोस्तों याद रख लेना, हुमायूं के मकबरा से क्वेश्चन आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर के अंदर खूब बार पूछा हुआ है। और कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? दोहरे गुंबद का प्रयोग। तो हुमायूं के मकबरा का महत्वपूर्ण बात क्या है? अकबर के काल की ये पहली इमारत है, पहली चीज। दूसरा, इसका वास्तुकार कौन है? मीरक मिर्जा गयास। और हम देखते हैं आर्किटेक्चर, जो इसका वास्तु बनाता है। निर्माण कार्य किसने किया था? हाजी बेगम ने इसका निर्माण कार्य किया था। चार बाग पद्धति इसके अंदर, दोहरे गुंबद का प्रयोग है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद रखना है। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, इसी ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। और ध्यान रखना कि मुगल जितने भी घराने, अधिकांश लोग हैं जो जितने भी हम देखते हैं औरंगजेब के बाद में जिसकी मृत्यु हुई, इसमें हम देखते हैं एक तो है दारा शिकोह, काफी फेमस है, आप जानते हो दारा शिकोह के बारे में। जहांगीर शाह, फर्रुखशियर और रफ़ी उद्दरजात, ये तमाम जितने भी राजा हुए हैं, इसके अंदर इस हुमायूं के मकबरे के अंदर इनको दफनाया गया है। ये था हुमायूं कालीन की पहली, अकबर कालीन पहली इमारत। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, आगरा का लाल किला। सेकंड कौन सी इमारत है? आगरा का लाल किला। हम देखते हैं इसका वास्तुकार कौन है? कासिम खां। कौन है? कासिम खां। इसका वास्तुकार कौन है? कासिम खां। दोस्तों ये याद ही करने पड़ेंगे। इसका निर्माण कार्य कब हुआ? 1565 के अंदर। और हम देखते हैं कि किस कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर का इसके अंदर प्रयोग किया। और मैंने कहा था कि अकबर ने सब आते ही लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इसने अच्छे से किया है। इसके अंदर दो द्वार है, ठीक है। और हम देखते हैं एक तो है दिल्ली द्वार और एक है अमर सिंह दरवाजा। कौन सा है? अमर सिंह दरवाजा। दो इसके द्वार है और दो इसी के अंदर दो इमारत भी, एक तो जहांगीर का महल है और एक है अकबर का महल। इसी के अंदर हम देखते हैं कि इमारत बनी हुई है। दोस्तों ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन हुआ था फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर संस्कृत डिपार्टमेंट का, ठीक है, 17 नवंबर को ये हुआ था। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर का महल कहाँ स्थित है, किसने बनवाया था? तो किसके अंदर था ये? आगरा के लाल किले के अंदर ये स्थित था। तो ये था इसके अंदर, हम देखते हैं। और हाँ, ये तो हो गया। तो हम देखते हैं कि ये आगरा का लाल किला बना है, इसका वास्तुकार कौन है? कासिम खां। इसका निर्माण कार्य 1565 के अंदर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। इसके अंदर दो दरवाजे हैं, एक तो दिल्ली द्वार है, एक अमर सिंह का दरवाजा है। इसके दो प्रमुख इमारत बनी हुई है, एक तो जहांगीर का महल और एक अकबर का महल। ये आगरा के लाल किले की महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया। तीसरा है अजमेर का किला, क्योंकि हम देखते हैं इसे मैगजीन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अकबर ने निर्माण करवाया और 1570 के आसपास इसने निर्माण कार्य करवाया। फोर्थ बात करूंगा अटक का किला। किसका किला? अटक का किला का निर्माण 1581 के अंदर। पांचवा है इलाहाबाद का किला, जो कि हम देखते हैं 1583 के अंदर। छठा है लाहौर का किला, जो कि 1565 के अंदर। और सातवां दोस्तों अगर मैं बात करूंगा शाही पुल का निर्माण, इसका निर्माण भी हम देखते हैं अकबर के काल के समय हुआ था। तो ये 7 है जो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। तीसरा अजमेर का फोर्ट हम देखते हैं, मैगजीन का फोर्ट 1565 के आसपास बनाया था। लाहौर का किले का निर्माण 1565 है। इलाहाबाद किले का निर्माण 1583 है और अटक किले का निर्माण 1581 है। अब मैं दोस्तों बात को सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसे अपन कहते हैं फतेहपुर सीकरी। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एग्जाम के अंदर पूछता है। मैं आपको वो भी करवा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछता है, ठीक है। सब कुछ आपको मिनिमम कंटेंट दे रहा हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं इतना दावा करता हूँ, अगर आप इस नोट्स को पढ़ के चल जाते हो, जो मुगल काल की स्थापत्य कोई सा भी टॉपिक हो, इससे बाहर मैं क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। आपको बस ये है कि आपको ये याद ही करने पड़ेंगे और कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास में, याद ही करने पड़ेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फतेहपुर सीकरी, और हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी पहले सीकरी था, और जैसे गुजरात विजय का अभियान होता है और उसके अंदर हम देखते हैं इसका नाम क्या कर दिया जाता है, फतेहपुर सीकरी कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि 1569 के अंदर फतेहपुर सीकरी का नगर की स्थापना होती है। इसका वास्तुकार कौन था, बहाउद्दीन इसका जो हम देखते हैं वास्तुकार था। जो राजधानी बनती है 1569 से लेकर 84 तक की हम देखते हैं अकबर की राजधानी बनती है। अब मैं बात करूंगा जैसे गुजरात अभियान जब जीतता है तो उसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हाँ एक इतिहासकार हुए स्मिथ साहब, इन्होंने कहा है कि ये इसे फतेहपुर सीकरी को कि पत्थर में इसे डाला गया, रोमांच इसे बताया गया। किसको बताया गया, फतेहपुर सीकरी को। अब दोस्तों आपको देखना है कि इसकी प्रमुख इमारत आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, इसमें से कौन सी इमारत है कौन सी इमारत नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। मैं आपको याद करवा दूंगा एक बार। सबसे पहले प्रमुख इमारत में दीवाने आम, जो कि क्या करता था, न्याय करता था इसके अंदर बैठ के। सेकंड है दीवाने खास, जिसमें हम देखते हैं इबादत खाना एवं धर्म संसद के लिए किया करता था, जिसमें हम देखते हैं इबादत खाना, जिसमें हम देखते हैं कि 1575 के अंदर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कार्य करवाया, जिसमें हम देखते हैं कि धार्मिक रूप से जो संसद थी उसका प्रयोग इसके लिए किया जाता था। तो दीवाने आम, दीवाने खास। तीसरा दोस्तों अगर बात करूंगा पंचमहल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पंचमहल। इसलिए हम देखते हैं बौद्ध शैली का इसमें निर्मित, किस शैली में निर्मित है, ये बौद्ध शैली के अंदर निर्मित है। और कितने मंजिला इमारत है ये, 5 मंजिला ये इमारत मानी जाती है। चौथी में बात करूंगा तुर्की सुल्ताना का महल। कौन सा महल, तुर्की सुल्ताना का महल। तो आप पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि खूब बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पर्सी ब्राउन ने इसे क्या कहा है, मुगल स्थापत्य कला का इसे रत्न कहा है। क्या कहा है, मुगल स्थापत्य कला का रत्न इसे किसे कहा है, तुर्की सुल्ताना महल को इसे कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पर्सी ब्राउन ने ये कहा है। नेक्स्ट इमारत की मैं बात करूंगा, 5वीं ख्वाबगाह। क्या है, ख्वाब, इसे अकबर का शयन कक्ष बताया गया है। छठा है बीरबल का महल, हिंदू, इस पर किसका प्रभाव है, हिंदू प्रभाव है। छठा 7वां है जोधाबाई का महल, इस पर गुजरात शैली का प्रभाव है। और ध्यान रखना सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल है, क्या है ये, सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल है। 8वां कौन सा है, मरियम उज्जमानी का महल, इस पर किस पे चित्र है, हाँ सबसे अब भित्ति चित्र आने लग जाते हैं। तो मरियम उज्जमानी का महल किस पर है, भित्ति चित्र इसके अंदर मिलते हैं। 9वां है जामा मस्जिद, कौन सी है, जामा मस्जिद, इस पर किसका प्रभाव है, लाल बलुआ पत्थर है। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, लाल बलुआ पत्थर के साथ में हम देखते हैं संगमरमर का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। किसका, संगमरमर का। और कहते हैं कि फर्ग्यूसन ने, एक इतिहासकार, उसने कहा है कि इसे पत्थर में रूमानी कथा इसके इस जामा मस्जिद को कहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ अब दोस्तों है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा हम देखते हैं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका बुलंद दरवाजा निर्माण करवाया था 1572 के अंदर, और यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ठीक है, ये 10वां पॉइंट हो गया। 11वां अगर मैं बात करूंगा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया था। 12वां है इस्लाम शाह का मकबरा बनाया था, इसे ये किस आकृति में, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। 12 बातें लिखा दी है मैंने सारी, कौन कौन सी है। और अन्य इमारत की अगर मैं बात करूंगा, अनूप तालाब है इसके अंदर, हिरण मीनार है और 9 महल है। ये सारी बातें इसके अंदर आपको मिलती है। दोस्तों ये आप देख रहे हो कि ये था अकबर कालीन स्थापत्य कला। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी का नगर की स्थापना 1569 के अंदर होता है। इसका वास्तुकार कौन था, बहाउद्दीन इसका वास्तुकार था। और राजधानी हम देखते हैं अकबर ने इसकी राजधानी 1569 से लेकर 84 की राजधानी इसने बनाई थी। और हम देखते हैं कि इसके समय एक स्मिथ हुआ, इसने क्या क्या कहा, इसमें पत्थर में डाला गया रोमांस इसे कहा गया। इसमें प्रमुख इमारतें कौन कौन सी, सबसे पहले दीवाने आम, कौन सी है, दीवाने आम। सेकंड क्या है, दीवाने खास। तीसरी कौन सी है, पंचमहल। चौथी कौन सी है, तुर्की सुल्ताना का महल, जिसे पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न इसे कहा है। क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि भाई बौद्ध शैली का प्रभाव कौन सी इमारत के अंदर प्रभाव दिखता है, तो किसमें, पंचमहल के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे ख्वाबगाह, जिसे अकबर का शयन कक्ष कहते हैं। बीरबल का महल, इस पर हिंदू प्रभाव है। 7वां है जोधाबाई का महल, जिस पर गुजरात शैली का प्रभाव है, सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल है। मरियम उज्जमानी का महल, जिस पर भित्ति चित्र मिलते हैं। जामा मस्जिद है, जिसमें हम देखते हैं लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा इसे कहा है। अगला मैं बात करूँगा, हाँ दोस्तों बुलंद दरवाजा, जो जब हम देखते हैं कि अकबर ने गुजरात विजय पर आक्रमण किया था, तो सबसे पहले जो दरवाजा बना था कौन सा था, बुलंद दरवाजा ही बना था गुजरात विजय के उपलक्ष्य 1572 के अंदर। और सबसे ऊंचा दरवाजा है 7वां है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी इसी में बना हुआ है। इस्लाम शाह का मकबरा बना है, जो किस में रहा है, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। और अगर अन्य इमारत की मैं बात करूँ तो अनूप तालाब, हिरण मीनार और 9 महल, ये दोस्तों हम देखते हैं कि ये अकबर कालीन स्थापत्य कला
का जो है ये पूछता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से क्या याद रखना है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो फतेहपुर सीकरी, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फतेहपुर सीकरी। 8वां पॉइंट से सारे पॉइंट्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे, एक ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप देखोगे कि आगरा का लाल किला याद रखना है, और एक है आपको हुमायूं का मकबरा के अंदर, ये सारी बातें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो ये था अकबर कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आएगा जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला, हाँ दोस्तों अपन देखेंगे जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के समय अकबर का मकबरा बनता है। और कहाँ पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा के अंदर। कहाँ है सिकंदरा? आगरा के अंदर है। मुख्य बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका डिजाइन किसने की थी? स्वयं अकबर इसकी डिजाइन करके गया था। और निर्माण कार्य किसने करवाया था? जहांगीर के काल के अंदर इसका निर्माण कार्य किया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता, 3 इसकी विशेषता। सबसे पहले हम देखते हैं गुंबद विहीन मकबरा है। कैसा है? गुंबद, इसके अंदर गुंबद नहीं है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इसके अंदर गुंबद नहीं है। सेकंड चीज, संगमरमर की मीनारें इसके अंदर दी गई है। ठीक है, जो मीनारें बनी हुई किसकी बनी हुई है? संगमरमर की। और तीसरी है कि बौद्ध शैली का प्रभाव इसके अंदर दिखाई देता है। ये 3 इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है किसकी? अकबर की मकबरे की। कहाँ पर अकबर का मकबरा? हम देखते हैं सिकंदरा के अंदर। इसकी डिजाइन किसने की थी? हम देखते हैं कि खुद स्वयं अकबर करके गया था। निर्माण कार्य किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था भाई साहब। अच्छा ठीक है, और अपन देखते हैं इसकी 3 विशेषता कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर मेहराब, हम देखते हैं गुंबद विहीन मकबरा है, इसके अंदर संगमरमर की मीनार है, और बौद्ध शैली का प्रभाव इसके अंदर हमें नजर आता है। ये 3 इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है एतमादुद्दौला का मकबरा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा हम देखेंगे कहां पर? इसका आगरा। और जो एतमादुद्दौला था वो थे वो जो नूरजहाँ है, जो देखते हैं जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहाँ, उस नूरजहाँ के पापा थे कौन? एतमादुद्दौला। इसकी याद में हम देखते निर्माण कार्य करवाया था किसने? नूरजहाँ ने करवाया था। और पिता की स्मृति के अंदर ही इसका निर्माण कार्य नूरजहाँ ने करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? पित्रदूरा का इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। किसका? पित्रदूरा का। और हम देखते हैं शुरू में आपने पढ़ लिया था कि पित्रदूरा का प्रयोग सबसे पहले हम देखते हैं एतमादुद्दौला के मकबरे के अंदर ही नजर आता है। ये सबसे मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता मानी जाती है। यह पूर्ण संगमरमर का मकबरा था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा जहांगीर का मकबरा, हाँ जहांगीर का मकबरा जो कि कहाँ पर है? सादरा लाहौर के अंदर। कहाँ पर है ये? सादरा, खुद का मकबरा कहाँ पर है? सादरा लाहौर के अंदर, और रावी नदी के तट पर है। इसकी योजना किसने स्टार्ट की थी? जहांगीर ने इसकी योजना बनाई थी, और नूरजहाँ ने इसका पूर्ण कार्य इसका किया था। और फिर है कि नूरजहाँ का मकबरा भी हम देखते हैं इसके अंदर हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फोर्थ कौन सा है? अनारकली। आप गाना सुनते हो अनारकली डिस्को चली, वही अनारकली ही है, जहांगीर वाली। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि अनारकली का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर के अंदर। कहाँ है? लाहौर के अंदर। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? जहांगीर ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। अन्य इमारत कौन कौन सी हम देखते हैं जो जहांगीर काल के इसके समय? एक तो है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, जो हम देखते हैं कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर ने ही शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? कश्मीर के अंदर शालीमार बाग का निर्माण इसने करवाया था। दोस्तों ये थी जहांगीर कालीन स्थापत्य इमारत। वापस से एक बार देख लेते हैं अपन। देखो जहांगीर की अगर मैं बात करूं तो जहांगीर दारूड़ा था, आपको पता ही है सारा। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं काफ़ी इसने क्या बोलते हैं जो जहांगीर का स्थापत्य कला के हम देखते हैं कि अकबर का जो मकबरा था वो कहाँ पर था? सिकंदरा के अंदर था, जो कि आगरा के अंदर। और मुख्य बात क्या है इसकी? हम देखते हैं कि डिजाइन योजना किसने बनाई थी? स्वयं अकबर ने बनाई थी। और निर्माण कार्य हम देखते हैं अकबर जहांगीर के काल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि गुंबद विहीन मकबरा है, संगमरमर की मीनारें हैं, और बौद्ध शैली का प्रभाव इसमें हमें नजर आता है। एतमादुद्दौला का मकबरा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको ये याद रखना है बस। पूरे जहांगीर के अंदर मैं बात करूं तो इसको ही याद रखना है। कहाँ पर? आगरा के अंदर। निर्माण कार्य नूरजहाँ ने करवाया था अपने पिता की स्मृति में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पित्रदूरा का प्रयोग इसके अंदर किया, अच्छे से किया गया है। तीसरा, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? सादरा लाहौर के अंदर, क्योंकि रावी नदी के अंदर है। योजना जहांगीर कर गया था, लेकिन निर्माण कार्य कौन करेगा? इसकी नूरजहाँ इसका पूर्ण निर्माण कराएगी। और हम देखते हैं नूरजहाँ का मकबरा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर के अंदर, क्योंकि जहांगीर ने बनाया था। ठीक है। और अन्य इमारत कौन कौन सी? एक तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। और जहांगीर ने हम देखते हैं शालीमार बाग का जो निर्माण, जो कि हम देखते कश्मीर के अंदर ये करवाया था। अब दोस्तों मैं बात करूंगा शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शाहजहाँ ने स्थापत्य कला पर काफी काम किया। ठीक है। और स्थापत्य कला का इसे स्वर्ण काल भी माना
जाता है। किसको? शाहजहाँ की स्थापत्य कला को। और हम देखते हैं कि शाहजहाँ का जो स्थापत्य कला हम देखते हैं संगमरमर से इसकी अधिकतर इमारतें आपको मिलेगी। तो एक इतिहासकार हुए आशीर्वाद श्रीवास्तव साहब, इन्होंने कहा है कि भारतीय वास्तुकला के इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से इसके समय इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये तो एक ही हो गया। फिर इसके समय सफेद संगमरमर का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में होने लग गया था। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। और सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो इसके समय हम देखते हैं सफेद संगमरमर का प्रयोग इसके समय होने लग गया था। हाँ, अब देखेंगे इसके समय निर्माण कार्य कौन कौन से हुए। सबसे पहले आगरा का किला। कौन सा है? आगरा का किला कहाँ पर है? हम देखते हैं आगरा के अंदर। और दीवाने आम, कौन सा है? दीवाने आम, जो 1628 के अंदर था। ये सफेद संगमरमर की इमारत थी और इसी में तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन भी हम देखते हैं इसके अंदर ही रखा जाता था। सेकंड कौन सा है? दीवाने खास। तीसरा कौन सा है? मोती मस्जिद, जो कि हम देखते हैं 1654 के अंदर बनी थी ये। और जहां आरा के सम्मान में इसे बनाया गया, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित इमारत है मोती मस्जिद। फिर हम देखते हैं कि मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब भी करेगा दिल्ली के लाल किले के अंदर। ठीक है ना, दिल्ली के लाल किले के अंदर भी हम देखते हैं उसका निर्माण कार्य भी औरंगजेब के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। हाँ, चौथी कौन सी है? मुसमन ब्रिज है, खास महल है, अंगूरी है, शीश महल है, नगीना मस्जिद है और आगरा की जामा मस्जिद। हम देखते हैं कि आगरा की जामा मस्जिद जहां ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। आपको ये याद रख लेना है। सेकंड में बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ताजमहल। क्या है? ताजमहल सेकंड। इसमें हम देखते हैं कि इसका निर्माण कार्य 1631 से लेकर 1653 के समय इसका निर्माण कार्य हुआ था। और 22 कितने वर्ष लग गए थे इसको? 22 वर्षों का समय इसको लग गया था। इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी था। इसका जो मिस्त्री था वो कौन था? उस्ताद ईसा का। कौन था इसका मिस्त्री? उस्ताद ईसा का। और हम देखते हैं कि अंग्रेजी इतिहासकार है, उस अंग्रेजी इतिहासकार हुए एरोनियो वेरोनियो। कहाँ के थे? इटली के थे ये। कहाँ के थे? इटली के थे। उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था, कहते हैं अंग्रेजी इतिहासकार लोग। ठीक है, ये कहते हैं कि एरोनियो और वेरोनियो जो कि इटली वास्तुकार थे, इसका जो आर्किटेक्चर उसका निर्माण कार्य इन्होंने ही, जो आर्किटेक्ट काम इन्होंने ही किया था। अब आती है कि ताजमहल की विशेषता कौन कौन सी है। सबसे पहले वही चार बाग पद्धति। ठीक, संगमरमर की जालियां, कंदाकार गोरा गुंबद। आप देखोगे जब आप ताजमहल देखने जाओगे तो आपको सारी विशेषता आपको देखोगे, चार बाग होगा वहाँ पे, संगमरमर की जालियां भी लगी होगी, कंदाकार दोहरा जो गुंबद है वो लगा होगा उसके आगे। ठीक है, आप देखोगे जब ताजमहल देखोगे। और गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? इस्माइल खां अफरीदी ने। किसने कराया था? इस्माइल खां अफरीदी ने। और कुरान के आयतें लिखने वाला कौन था? अमान खां सिराजी। और कहते हैं कि हेवेल ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है इसे भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा का है और वफादार आशिका का खिराज का है इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना एक बार। ये एक तो ये याद रखना है आपको, भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा, ये आपको हेवेल ने किसके लिए कहा है? ये ताजमहल के लिए कहा है। तीसरा अगर मैं बात करूंगा, लाल किला। कौन सा? दिल्ली का। किसका किला है? लाल किला दिल्ली का। इसका वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद। कौन था? हमीद अहमद। इसे किला ए मुबारक भी इसे कहते हैं और इसे ही भाग्यवान किला भी इसको कहते हैं। देखो, हाँ, इसके अंदर जो दिल्ली के लाल किले के अंदर हम देखेंगे क्या क्या है। वही दीवाने आम, जिसके अंदर तख्ते ताउस जो कि बेबदल खान ने बनवाया था, ये इसके अंदर न्याय करता था। सेकंड अगर बात करूंगा, दीवाने खास, जो कि हम देखते हैं कि इसमें कहा है कि अगर दुनिया में कई स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। तीसरा है मोती महल। तीसरा कौन सा है? मोती महल। और ये तीन इसके अंदर दीवाने खास के तीन पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ है जामा मस्जिद, जो कहाँ की थी? निर्माण कार्य इसका 1644 के अंदर दिल्ली में करवाया था और मुख्य भारत की ये सबसे बड़ी मस्जिद इसके नाम जाना जाता है। कौन सी? जामा मस्जिद। हाँ दोस्तों, ये था शाहजहाँ कालीन स्थापत्य कला। एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं शाहजहाँ की। आपको मेन चीज आपको ये याद रखनी है शाहजहाँ की। सबसे पहले तो आपको आगरा का किला, आगरा का लाल किला है। इस आगरे के लाल किले के अंदर अपन देखेंगे दीवाने आम बनाया था, जो कि सफेद संगमरमर की इमारत है। और हम देखते हैं कि सेकंड कौन सा है? दीवाने खास। तीसरा है मोती मस्जिद का निर्माण, जो कि 1654 के अंदर करवाया था और जहारा के सम्मान में, जो कि पूर्णतः संगमरमर है। फोर्थ अगर मैं बात करूंगा, मुसम्मन ब्रिज है, खास महल है, अंगूरी है, शीश महल है, नगीना मस्जिद है और आगरा की जामा मस्जिद भी, क्योंकि हम देखते हैं जहारा के निर्माण के अंदर इसने करवाया था, जहारा ने बनवाया था इसका निर्माण कार्य। सेकंड ताजमहल निर्माण कार्य 1631 से 53 के बीच में 22 वर्ष लग गए थे इसको। इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी था। जो मिस्त्री था उस्ताद ईसा खां था। और कहते हैं कि जो इटली के एरोनियो वेरो ने इसका आर्किटेक्ट किया था। और उसकी विशेषता चार बाग पद्धति, संगमरमर की जालियां, कंदाकार दोहरा गुंबद,
ठीक है। और इसका दो गुम्बद का निर्माण किसने किया? इस्माइल खां अफरीदी ने। और कहते हैं कि भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा था? हेवेल ने इसको कहा था। तीसरा कौन सा है? लाल किला, जो कि कहाँ पे? दिल्ली का। उसका वास्तुकार अमीद अहमद था। किसे किला है मुबारक भी कहते हैं और भाग्यवान किला भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या है। दीवाने आम है, दीवाने खास है, मोती महल है, और फोर्थ हम देखेंगे मोती महल अलग से बनाया था, इसका निर्माण कार्य, और जामा मस्जिद इसके अंदर ही है, जामा मस्जिद अलग से, ठीक है। और हम देखते हैं इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? 1654 के अंदर इसका जो जामा मस्जिद निर्माण कार्य का दिल्ली के अंदर। और मुख्य भारत सबसे बड़ी इमारत इसको मस्जिद माना। सबसे बड़ी मस्जिद अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कार्य शाहजहां के द्वारा इसने ही करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे अपन औरंगजेब कालीन स्थापत्य काल। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। लाहौर के अंदर इसने बादशाही मस्जिद बनवाई है, लाहौर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है औरंगाबाद का, औरंगाबाद का बीबी का मकबरा, जो कि हम देखते हैं 1679 के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया था। और इसे रबिया दुर्रानी की स्मृति, किसके अंदर? रबिया दुर्रानी की स्मृति, जो कि इसकी पत्नी थी, इसलिए इसका निर्माण कार्य करवाया था। और कहते हैं कि इसे ताजमहल की फोड़ नकल है। क्या ये ताजमहल की फोड़ नकल है? इसे दक्षिण का ताजमहल भी इसे ही कहते हैं। किसको? बीबी के मकबरे को, जो कि किसने बनाया था? औरंगजेब के समय हुआ था, और कहाँ पर? औरंगाबाद के अंदर। नेक्स्ट बात अगर बात करेंगे, हाँ सेकंड अगर मैं बात करूँ, लाहौर के अंदर बादशाह मस्जिद बना दी, औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा बनवा दिया। और तीसरा लाल किला दिल्ली के अंदर जो है वो मोती मस्जिद थी। इस मोती मस्जिद के अंदर किसने निर्माण करवाया था? संगमरमर से पूर्णतः इसका निर्माण करवाया था। और हम देखते हैं फोर्थ लद्दाख के अंदर इसने मुगल मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया। उज्जैन के अंदर फतेहाबाद की मस्जिद निर्माण कार्य कराया। ये इसके निर्माण कार्य थे दोस्तों। ये था स्थापत्य कला। अपन ने पढ़ा अच्छे से कि जितने भी हम देखते हैं, बाबर से लेकर हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन पांचों का हम देखेंगे कि वो स्थापत्य का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो शाहजहांकालीन स्थापत्य जो स्वर्ण काल माना जाता है। और इसमें अपन ने देखा कि एक एक को अपन ने अच्छे से रिवीजन भी अच्छे से किया। अब मैं बात करूंगा उद्यान, किसकी बात करूंगा? उद्यान की। और इसमें देखेंगे सबसे पहले शालीमार बाग, जो निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने इसका करवाया था। और कहाँ पर? श्रीनगर के अंदर। कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर। पिंजौर बाग है, जो कि हम देखेंगे औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। निषाद बाग था, जो कि शाहजहां ने कश्मीर के अंदर। चार बुर्जी का बाग था, किसमें? जेबू निस्सा ने बनवाया था, और लाहौर के अंदर। और शालीमार जो बाग था वो शाहजहां ने बनवाया था, लाहौर के अंदर। ये दोस्तों ये थे, आपने देखा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि इसकी स्थापत्य कला का हम देखते हैं विशेषता है। एक तो होता है सैतीर शैली, जो कि हिंदू शैली। क्या कहलाती है? हिंदू शैली, जिसमें हम देखते हैं बड़े बड़े पत्थर का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। कोष्टक है, छज्जे है, स्तंभ है, वह धरणी है, ठीक है। एक देखते हैं हम मेहराब शैली, जो कि हम देखते हैं कहाँ से विकसित हुई थी? रोम से। कहाँ से विकसित हुई है? रोम से विकसित हुई थी। रोम से। कहाँ से हुई थी? रोम से। और हम देखते हैं रोम से आके धीरे धीरे तुर्क की संस्कृति हम सब में मिल गई, और धीरे धीरे इन्होंने तुर्क वालों ने इसको ऑब्जर्व कर लिया। और कहते हैं कि ये फिर धीरे धीरे मुस्लिम शैली बन गई। इसमें हम देखते हैं ईंट है, चूना है, प्लस्तर है, छोटे पत्थर है। और मेहराब, मीनार और गुंबद, तीन विशेषता हम देखते हैं। मेहराब शैली की विशेषता ये मानी जाती है। तो दोस्तों ये था एक तो सैतीर शैली और एक मेहराब शैली, जिसे हम देखते हैं अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये था स्थापत्य कला। अब वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं एक बार वापस से सबका, ताकि आपको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ स्थापत्य कला का, फिर अपन चित्रकला वापस से अच्छे से पढ़ते हैं। देखो शुरू से देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मुगल कला साहित्य, ठीक है। अपन ने देखा अच्छे से मुगल कला का साहित्य व स्थापत्य कला और चित्रकला पर आज पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं स्थापत्य कला। पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहते हैं, और स्मिथ ने इसको कला की रानी, जो इंडो पर्शियन शैली से कहा है। फिर अपन देखते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रभाव, तुर्की संस्कृति का प्रभाव है इस पर, मध्य एशिया का संस्कृति का प्रभाव है, और ईरानी संस्कृति का, तीनों संस्कृति का प्रभाव हम देखते हैं। भारतीय जो मुगलों की जो स्थापत्य कला उस पर प्रभाव पड़ता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता के अंदर हम देखते हैं गुंबद है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पित्तराडूर है, जो कि संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की जड़ावट है, जिसके अंदर हम देखते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेवाड़ा विशेषता, चौथा है चारबाग पद्धति। नेक्स्ट बात करूंगा बाबर की स्थापत्य कला। बाबर की स्थापत्य कला में हम देखते हैं इसने सारे दिन लड़ाई करता रहा, और हम देखते हैं बागों का निर्माण करवाया। इसमें प्रमुख बाग कौन कौन से? सबसे हम देखते हैं निर्माण कार्य में पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, जो कि ईंटों की थी। रुहेलखंड के अंदर सबल की जामा मस्जिद। आगरा के अंदर आराम बाग, नूर अफगान या अस्तव्यस्त। धौलपुर के अंदर कमले बाग, जो कि नीलोफर एक बाग कहते हैं। और पांचवें कुस्तुनतनिया में हम देखते हैं अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्माता सिनान के शिष्यों को इसने बुलाया था। नेक्स्ट बात करेंगे हुमायूं कालीन स्थापत्य कला के अंदर। आगरा के अंदर मस्जिद बनी, हिसार के अंदर फतेहाबाद की मस्जिद, दीन पना नामक नगर के अंदर पुराना किला, जो कि हम देखते हैं दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूंगा शेरशाह कुलीन स्थापत्य कला के अंदर, दिल्ली के अंदर
शेरगढ़ नगर के अवशेषों पर इसने बनाया था। दिल्ली के अंदर हम देखेंगे पुराने किले में ही किला ए कोना मस्जिद निर्माण कार्य करवाया था। और तीसरा है सासाराम के अंदर शेरशाह के मकबरे का निर्माण इसने कार्य करवाया था। और कनिंघम साहब ने कहा है कि ये ताजमहल से भी काफ़ी सुंदर है। किसने? शेरशाह के मकबरे को कनिंघम साहब ने इसको कहा है। नेक्स्ट बात करेंगे स्थापत्य कला की। हमने देखा इसके अंदर अकबर ने आते ही हम देखते हैं लाल बलुआ पत्थरों की से ज़्यादा प्रयोग किया। जहांगीर ने आंशिक रूप संगमरमर का प्रयोग किया और शाहजहां ने पूर्णतः संगमरमर से इसका हम देखते प्रयोग किया। और हम देखते मकराना से ये मार्बल आता था। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर कालीन स्थापत्य कला। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात क्या है, अकबर काल की पहली इमारत है। वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास था। निर्माण कार्य हाजी बेगम ने करवाया, जो कि अकबर की सौतेली माँ थी। इसके अंदर 4 बाग पद्धति है। दोहरे गुम्बद का प्रयोग इसी के अंदर किया गया है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, जो कि मुगल काल की पहली इमारत थी। और ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। और हम देखते हैं कि नोट कि मुगल घराने के अधिकांश लोग इसको दफनाए गए। कौन कौन से? दारा शिकोह, जादर शाह, फर्रुख शेर और रफ़ी उद्दरजात इसके अंदर हमें मिलता है। दोस्तों अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो ये है ये रिवीजन का पार्ट है और आपको अच्छे से अच्छे याद हो जाएगा। आगरा का लाल किला है, उसमें हम देखते हैं वास्तुकार कौन थे? कासिम खान, जो कि निर्माण कार्य 1565 के अंदर करवाया था। और जो है लाल पत्थरों का प्रयोग इसके अंदर 2 दरवाजे हैं, एक दिल्ली द्वार, एक अमर सिंह दरवाजा। इसमें अंदर 2 प्रमुख इमारत कौन कौन सी है? एक तो जहांगीर का मकबरा और एक देखते हैं एक अकबर का महल इसके अंदर हमें दिखता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जो अकबर ने करवाया अजमेर का किला, मैगजीन फोर्ट 70 में, अटक का किला 81 में, इलाहाबाद किला का निर्माण 83 में, लाहौर किला का निर्माण 65 में। तो आप ये चारों याद करो चाहे नहीं करो, लेकिन आपको ये तो फतेहपुर सीकरी तो आपको 100% याद ही करना पड़ेगा। और हम देखते हैं 1569 के अंदर फतेहपुर सीकरी को इन्होंने राजधानी बनाई। 69 से 84 तक राजधानी रही। और कहते हैं इसका वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन इसका वास्तुकार था। और 69 से लेकर 85 तक अकबर की राजधानी रही थी। हम देखते हैं इसके अंदर स्मिथ ने कहा है इसको पत्थर में डाला गया रोमांस। प्रमुख इमारत कौन कौन सी है? दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, ख्वाबगाह, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल, जिस पर गुजरात शैली है। सबसे सर्वश्रेष्ठ महल अगर मैं बात करूं फतेहपुर सीकरी का, वो सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ इसे ही बताया गया है। 8वां है मरियम उज्जमानी का महल, जो कि इसके अंदर भित्ति चित्र मिले हैं। जामा मस्जिद है, इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। और फर्रुख सर ने इसे क्या कहा है? पत्थर में रोमानी कथा इसे ही कहा गया है। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था 1572 के अंदर। यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और 11वां है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। और 13वां कौन सा है? इस्लाम खां का मकबरा, जो कि हम देखते हैं वर्गाकार मेहराब का प्रयोग है। इसी के अंदर अनूप तालाब, हिरण मीनार और 9 महल भी इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर निर्माण कार्य करवाए थे। नेक्स्ट बात करूंगा जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे अकबर का मकबरा बनता है, जो कि हम देखते हैं कि इसका जो योजना है वो तो कौन कर गया था? अकबर कर गया था खुद ही, लेकिन निर्माण कार्य जहांगीर ने करवाया था। सिकंदरा के अंदर, आगरा के अंदर है ये, ठीक है। योजना किसने बनाई थी? स्वयं अकबर ने। निर्माण कार्य जहांगीर के काल में। इसके अंदर 3 प्रमुख विशेषता है। ये गुंबदवीन मकबरा है, संगमरमर की मीनारें हैं और बौद्ध शैली का प्रभाव इसे हमें नजर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये अतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि कहाँ है? आगरा के अंदर है। इसका निर्माण कार्य नूरजहां ने करवाया था पिता की स्मृति में। मुख्य बात यही है कि इसमें पितृदूरा का प्रयोग इसके अंदर किया गया है और पूर्णतः संगमरमर से निर्मित ये इमारत है। तीसरा है जहांगीर का मकबरा, जो कि कहाँ है? सादरा, जो कि लाहौर के अंदर है। रावी नदी के तट पर है। इसकी योजना जहांगीर ने करवाई थी और निर्माण कार्य नूरजहां ने इसका पूर्ण निर्माण इसका कार्य करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं अनारकली का मकबरा, जो कि कहाँ पर है? लाहौर के अंदर है। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और हम देखते हैं इसके अन्य इमारत में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। और जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर के अंदर इसने करवाया था। लास्ट बात करेंगे अपन शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला की। और हम देखते हैं कि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने भारतीय वास्तुकला के इतिहास के अंदर सबसे जो स्वर्ण काल माना है वो शाहजहाँ के कालीन को माना है। और कहते हैं कि इसी ने सबसे पहले हम देखते हैं कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग सबसे अधिक बार इसने ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करेंगे इसी नहीं हम देखते हैं एक तो आगरा का लाल किला बनवाया था। इसमें हम देखते हैं दीवाने आम है, जो कि 1628 के अंदर है। दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, जो कि 1654 के अंदर बनी थी, ठीक है ना। और किसने? जहांरा के सम्मान के अंदर बनाई थी पूर्णतः संगमरमर से। मुसम्मन ब्रिज है, खास महल है, अंगूरी है, शीश महल है, नगीना मस्जिद है और आगरा की जामा मस्जिद, जो कि किसने बनाई थी? जहांरा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 31 से 53 तक बीच बना था, 22 वर्ष लग गए थे। वास्तुकार अहमद लाहौरी थे, उस्ताद ईसा खां इसके मिस्त्री थे। और कहते हैं कि अंग्रेजी इतिहासकार हुए हैं, जो कि इसको कहते हैं कि एरोनियो और वेनोनी, जो कि एक इटली वास्तुकार थे, इसका निर्माण कार्य करवाया। इसकी विशेषता 4 बाग, संगमरमर की जालियां, अंडाकार दोहरा गुंबद। गुंबद का निर्माण इस्माइल खां अफरीदी ने करवाया था। और हेवल कहता है कि भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा से कहता है। तीसरा है आगरा का लाल किला,
दोस्तों ध्यान रखना, आगरा का लाल किला भी हम देखते हैं कि निर्माण कार्य वास्तुकार कौन था, अमीद अहमद था। और किला है मुबारक कहते हैं इसको, ये भाग्यवान भी किला इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दीवाने आम खां है इसके अंदर, इसके तक जिसे बेबादल खान ने बनवाया था। दीवाने खास है, मोती महल है। और फोर्थ हम देखते हैं कि जामा मस्जिद, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, ये ध्यान रखना दिल्ली के अंदर है ये, और 1654 के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। बात करेंगे अब लास्ट है औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। लाहौर के अंदर इसने बादशाही मस्जिद बनवाई। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो कि 1679 के अंदर बनी थी। तीसरा रबियत दुर्रानी का मकबरा की स्मृति के अंदर बनाया था, इसकी पत्नी थी, ठीक है ना, रबियत दुर्रानी। ताजमहल इसे फोरनगल कहते हैं, और दक्षिण का ताजमहल भी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली का लाल किला है, इसके अंदर मोती मस्जिद बनाई थी, ठीक है ना, मोती मस्जिद। इस मोती मस्जिद संगमरमर का पूर्णतः प्रयोग इसी ने ही किया था। लद्दाख के अंदर मुगल मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया। उज्जैन के अंदर फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। दोस्तों ये था। अब बात करूँ उद्यान की, उद्यान से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। शालीमार बाग जहांगीर ने श्रीनगर कश्मीर में बनाया था। पिंजौर बाग हम देखते हैं औरंगजेब ने हरियाणा में बनाया था। निशात बाग शाहजहां ने कश्मीर में बनाया था। और चार बुर्जी बाग जो कि हम देखते हैं जेबू निस्सा ने लाहौर में बनाया था। और शालीमार जो बाग है वो शाहजहां ने हम देखते हैं लाहौर के अंदर ये निर्माण कार्य करवाया था। दोस्तों ये था निर्माण कार्य जो कि स्थापत्य का लगा वो कंप्लीटली होता है। अब बात करेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ चित्रकला, इसकी बात करेंगे, चित्रकला की अपन अब बात करेंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सारा, मैं आपको एक एक चीज़ों को रिवीजन कराते सारा चल रहा हूँ। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक को मैं सारे चीज़ों को लेता हुआ, सबको लेता हुआ एक एक को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये था। अब स्टार्ट होता है मुगल चित्रकला, ये टॉपिक है। और चित्रकला से भी क्वेश्चंस आपके खूब सारे बनते हैं, ठीक है ना, और एक ना एक क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। आप देखोगे कि चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है ना, वो जहांगीर का स्वर्ण काल माना जाता है, पहली चीज़। ठीक, चित्रकला जहांगीर के समय सबसे अच्छी चित्रकला हुई थी। और औरंगजेब के काल में हम देखते हैं कि चित्रकारों को यहाँ से इसने भगा दिया था, ठीक है ना, औरंगजेब ने। अकबर के काल में भी चित्रकला काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि हुमायूं के समय, हुमायूं जब ईरान जाता है, ईरान से जब आता है तो ये दो चित्रकारों को लेकर आया था, जो हम देखते हैं, एक तो है मीर सैयद अली और एक है अब्दुस्तमंद। ये चित्रकला है हुमायूं के समय। और हम देखते हैं कि बाबर के समय एक ही चित्रकार मिलता है, वो कौन है, बेहजाद, ठीक है। बेहजाद जिसे पूर्व का राफेल भी कहते हैं, क्योंकि बाबर की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, उसके अंदर इसका जिक्र मिलता है। तो ये चित्रकला थी। अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं चित्रकला की, तो जहांगीर का स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकला का, ठीक। और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से चित्रकार थे, सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिक बेसिक चीज़ें अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार अपन स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं ये चित्रकला का टॉपिक है और इसको अपन अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको मैंने स्थापत्य कला अच्छे से याद, अच्छे से आपको मैंने करवा दी है। हाँ, बाबर की हम देखते हैं चित्रकला। चित्रकला की अगर मैं बात करूं, एक बार मैं वापस से चित्रकला की मैं बताता हूं थोड़ा सा। हम देखेंगे कि चित्रकला के समय हम देखेंगे बाबर के समय एक ही चित्रकार मिलते हैं, वो कौन था, हम देखते हैं बेहजाद। कौन मिलता है, बेहजाद नाम का चित्रकार था, जिसे पूर्व का राफेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्व का राफेल। और दोस्तों ध्यान रखना, जब पुनर्जागरण होता है, और पुनर्जागरण के अंदर एक व्यक्ति का नाम था राफेल, क्या नाम था, जो कि इटली कहाँ का था, इटली का था ये, ठीक है। इसलिए इसका नाम, इसको बोलते हैं बेहजाद, पूर्व का राफेल। इसको बोलते, क्या बोलते हैं, पूर्व का राफेल। जैसे ही हम देखते हैं हुमायूं आता है, हुमायूं के समय हम देखते हैं कि जब हुमायूं ईरान चला जाता है, और ईरान से दो चित्रकार लाता है, एक तो कौन से, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली तबरेजी, एक अब्दुस्तमंद, एक कौन है, अब्दुस्तमंद, ठीक है, हुमायूं के समय। जैसे ही अकबर का काल आता है, और अकबर के काल के अंदर हम देखते हैं कि इसके समय अकबर कालीन स्थापत्य कला चालू हो गया था, ठीक है। और भित्ति चित्रण चालू हो गए थे, भित्ति चित्रण। और हम देखते हैं इसके समय कुछ चित्रकार है, एक तो दसवंत, दो बड़े चित्रकार फेमस है, एक तो दसवंत और एक बसावन। इसके समय काफ़ी फेमस माने जाते हैं, दसवंत और बसावन, ठीक है। जैसे ही अकबर का काल खत्म होता है, हम देखते हैं कि इसके समय यूरोपीय प्रभाव आना स्टार्ट हो जाता है, ईरानी प्रभाव खत्म, और हम देखते हैं धीरे धीरे यूरोपीय प्रभाव आना स्टार्ट हो जाता है।
जैसे जहांगीर का काल आता है, और जहांगीर का काल तो हम देखते हैं कि चित्रकला का स्वर्ण काल माना, किसका माना जाता है? जहांगीर का चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल। और इसके समय हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण, कौन चित्रण? प्रकृति चित्रण इसके समय काफी अच्छे प्रभाव से हमें नजर आता है, प्रकृति चित्रण। ठीक है, इसके समय हम देखते हैं खूब सारे जो चित्रकार है वो हमें नजर आते हैं प्रकृति चित्रण के लिए। और जैसे ही औरंगजेब शाहजहां आता है, शाहजहां ने तो चित्रकला पे इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और कहते हैं कि, और नेक्स्ट उसके बाद में आता है कि औरंगजेब, हम देखते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब ने क्या किया कि यहाँ से चित्रकारों को भगा दिया। औरंगजेब, औरंगजेब ने हम देखते हैं, औरंगजेब ने चित्रकारों को जैसे भगा दिया, तो वहाँ पे हम देखते हैं, इसके समय हम देखते हैं प्रांतीय शैलियाँ, प्रांतीय चित्रकला शैलियाँ विकसित होती है, प्रांतीय चित्रकला शैली विकसित होती है। तो ये था चित्रकला का, मैंने आपको बेसिक आपको अच्छे से बता दिया, अब आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं बाबर आता है, बाबर के समय एक चित्रकार मिलता है, वह बेहजाद, जिसे पूर्व का राफेल कहते हैं। हुमायूं आता है, हुमायूं को हम देखते हैं जैसे इसने ईरान निर्वासित हुआ था तो दो चित्रकार लेके आता है, एक तो मीर सैयद अली तबरेजी, एक अब्दुस्तमंद। जैसे अकबर आता है, अकबर के समय धीरे धीरे हम देखते हैं इसके समय भित्ति चित्रण प्रारंभ हो जाता है, और अकबर ने चित्रण के लिए काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट भी बोला है, ठीक है, उसने बोला है कि चित्रकला होनी चाहिए। दसवंत है, बसावन, ये दो प्रमुख चित्रकार थे, और भी चित्रकार है लेकिन दसवंत है, बसावन है। और दसवंत ने तो पाल किसका कार्य करता था? ये पालकी उठाने का कार्य करता था, ये कौन? दसवंत। जहांगीर के काल हम देखते हैं स्वर्ण काल माना जाता है, इसने दो पर काम किए, चित्रकला पर इसने काफी अच्छा काम किया, स्वर्ण काल इसका माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। और प्रकृति चित्रण किस पर? हम देखते हैं कि जब दारू पीते हैं तो शांति चाहिए उसको, और शांति के लिए क्या चाहिए? प्रकृति, तो प्रकृति के चित्रण पर काफी अच्छा काम किसने किया है? जहांगीर के जो चित्रकारों ने किया है। फिर अपन बात करेंगे शाहजहां, शाहजहां के समय इतना कुछ है नहीं। और फिर लास्ट आ जाता है औरंगजेब, और औरंगजेब ने आते आते हम देखते हैं प्रांतीय चित्रकला शैली पर इसने काफ़ी काम किया। हम देखते हैं इसके समय जो औरंगजेब था, औरंगजेब के काल के अंदर सारे चित्रकार चले गए थे, भगा दिया था यहाँ से, जाओ यहाँ से, क्यों क्यों रीजन? क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई थी, ठीक है। और इसने धीरे धीरे आते हम देखते हैं प्रांतीय जो अलग अलग क्षेत्रों में गए चित्रकार, ठीक है, और हम देखते हैं अलग अलग जो प्रांतीय शैली चित्रकला इसके में उद्भव माना जाता है। अब दोस्तों आप देखते हैं थ्योरी पढ़ने का प्रयास अपन अच्छे से करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, हाँ, हुमायूं। बाबर की आत्मकथा थी एक, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी इसकी आत्मकथा थी। उसके अंदर बाबरनामा, ठीक है, ये बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध थे चित्रकार कौन? बेहजाद। कौन थे? बेहजाद का ही नाम का उल्लेख इसके अंदर किया गया है, इसके अंदर बाबरनामा के अंदर। और इसका जो उपाधि क्या दी गई है? पूर्व का राफेल। क्या दी गई है इसको? पूर्व का राफेल, इसे ही कहा गया है। और हम देखते हैं राफेल कौन था? राफेल हम देखते हैं इटली का एक, जब पुनर्जागरण होता है, अपन देखते हैं पुनर्जागरण वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक नाम आता है राफेल, ठीक है ना, तो उसके अंदर इसको ही पूर्व का राफेल इसे कहा गया है। अब बात करेंगे हुमायूं। हुमायूं ईरान जाता है, ईरान से दो चित्रकार लेके आता है, कौन सा? एक तो मीर सैयद अली तबरेजी, कौन सा लाता है? मीर सैयद अली तबरेजी। और एक अब्दुस्तमंद, कौन लाता है? अब्दुस्तमंद। और हम देखते हैं कि असरार, इनकी जो उपाधि देता है, एक तो उपाधि थी नादिर उल असरार, क्या उपाधि है? नादिर उल असरार। और अब्दुस्मंद की देता है श्री कलम। और दोस्तों ध्यान रखना, इसके समय हम देखते हैं एक हमजा नामा या दास्तान, एक चित्र का संग्रह किया गया था हुमायूं के समय। इसके अंदर कितने चित्र थे? 2400 चित्र इसके अंदर नजर आते हैं। और इसके अंदर क्या है, जो हमजा नामा है या दास्तान हमीर हमजा है, इसके अंदर क्या है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के चचा का वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह इसके अंदर हमें नजर आता है। तो ये ध्यान रख लेना, पूछेंगे क्वेश्चन से हमजा नामा क्या है, तो क्या है? एक प्रकार से चित्र संग्रह है। इसके अंदर कितने चित्र है? टोटल 2400 चित्र है। और पैगंबर मोहम्मद के चाचा वीरतापूर्ण कार्य का संग्रह इसके अंदर हमें नजर आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दो चित्रकार आपको याद रखना है, एक तो मीर सैयद अली तबरीजी और एक अब्दुस्तमंद। ये आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछते हैं कि दो चित्रकार, हुमायूं के समय दो चित्रकारों के नाम आप बताएं, तो कौन थे? एक तो मीर सैयद अली और एक अब्दुस्तमंद। आगे चलेंगे अपन, अब अकबर का काल आता है। अब जैसे ही अकबर का काल आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर कितने चित्रकार थे? टोटल 17। कितने चित्रकार थे? टोटल 17 चित्रकार थे, लेकिन इसमें से 13 हिंदू, कितने कितने हिंदू? 13 हिंदू थे, ठीक। अब बात करेंगे प्रमुख चित्रकार के अंदर, दसवंत, अकारिजा, बसावन, लाल मुकुंद, फारूक बेग, माधु, मिस्किन, नाना और सावलदास। ये टोटल 9 चित्रकार थे। कितने चित्रकार थे? टोटल 9 चित्रकार थे।
ये जो मैंने नाम बताया आपको, लेकिन मेन आपको एक तो दसवंत याद रखना है और एक आपको क्या याद रखना है, बसावन। क्या याद रखना है, बसावन। दो चित्रकार को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कितने चित्रकार थे अकबर के समय, 17 थे, लेकिन जिक्र 17 करता है दरबार में, लेकिन 13 हिंदू थे। दसवंत, अकारी जगह, बसावन, लाल मुकुंद, फारूक बेग, माधु, मिस्किन, नाना और सांवलदास, ये आपके चित्रकार थे, आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दसवंत। सबसे प्रमुख चित्रकार था दसवंत। किस जाति का था ये, कहार जाति का। किस जाति का था ये, कहार जाति का, जो कि हम देखते हैं पालकी उठाने का कार्य करता था। किसका कार्य करता था ये, पालकी उठाने का। फिर देखते हैं कि जब एकदम से अकबर इसको चित्रकार बना देता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि भाई एकदम से, भाई मैं पालकी उठाने का कार्य कर रहा हूँ, तो उसको अगर एकदम से चित्रकार मुझे बना दिया तो कैसा प्रभाव होगा। और कहते हैं कि इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि ये पागल ही हो गया। क्या हो गया, पागल हो गया। और पागल हो गया क्या हो गया, इसकी आत्महत्या इसने कर ली। और कहते हैं कि इसके चित्र किसके अंदर मिलते हैं, रज्मनामा के अंदर इसके चित्र मिलते हैं। दसवंत कौन था, अकबर का, कहार जाति का था, पालकी उठाने कार्य करता था, पागल हो गया और आत्महत्या इसने कर ली। और हम देखते हैं कि रज्मनामा में इसके चित्र मिलते हैं। हाँ, सेकंड आता है बसावन। बसावन हम देखते हैं कि घोड़े के साथ मजनू का चित्र। किस चित्र है, घोड़े के साथ मजनू का चित्र। और हम देखते हैं कि मिस्किन के अंदर हम देखते हैं इसके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। अब देखते हैं कि अकबर के चाल की चित्रकला की विशेषता कौन कौन सी है। सबसे पहले चित्रकला को धार्मिक विषय से इसने मुक्त करवा दिया। अब कौन चित्रण आ गए, व्यक्तिगत चित्रण। कौन से चित्रण आ गए, व्यक्तिगत चित्रण शुरू हो गए, पहली चीज। सेकंड चीज, इसका प्रभाव, मुख्य प्रभाव ईरानी था इसके समय, परंतु अब धीरे धीरे कौन सा प्रभाव आने लग गया, यूरोपीय प्रभाव इसके समय आने लग गया था। चित्रों पर किसका प्रभाव आने लग गया था, यूरोपीय प्रभाव इसके समय आने लग गया था। तीसरी विशेषता में बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, भित्ति चित्रण। तो भित्ति चित्रण इसके समय प्रारंभ हो गया था। फोर्थ, आत्मचित्रण आने लग गया, क्योंकि मनोहर की देन है। युद्ध के चित्र और युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र भी इसके अंदर बनाए गए जाने लग गए थे। ये चित्र इसकी विशेषता मानी जाती है। रज्मनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रज्मनामा। और अकबर कहता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से भी घृणा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अकबर कहता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि औरंगजेब एक प्रकार से वो चित्रकारों से क्या करता था, घृणा करता था, उसने बाहर निकाल भी दिए थे। तो ये अकबर हो गया। तो एक बार अपन अकबर देख लेते हैं वापस से, एक बार तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुगल चित्रकला, बाबर की आत्मकथा जो कि तुजू के बाबरी है, उसके अंदर बेजाद नाम का चित्रकार का उल्लेख मिलता है, जो कि इसका पूर्व का राफेल है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, हुमायूं फारस के दो चित्रकारों को लाता है, एक तो मीर सैयद अली तबरेजी, एक अब्दुल समद, जो कि हम देखते हैं कि नादिरुल असरार और श्री करम इसकी उपाधि थी। हमजा नामा या दास्तान अमीर हमजा, जो कि चित्र संग्रह है। टोटल के चित्र 2400 चित्र है। पैगंबर मोहम्मद के चचा के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह इसके अंदर मिलता है। अकबर ने दरबार में 17 चित्रकार थे, जिसमें 13 हिंदू थे। मुख्य चित्रकार थे इसमें हम देखते हैं दसंत, अकारिज, बसावन, लाल मुकुंद, फारूक बेग, माधु, मिस्किन, नाना और सांवलदास। सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार कौन था, दसवंत था सबसे प्रमुख, जो कि किस जाति का था, कहार जाति का, जो कि पालकी उठाने का कार्य करता था। यह पागल हो गया और आत्महत्या इसने कर ली। इसके चित्र किसमें, रज्मनामा में इसके चित्र मिलते हैं। बसावन, जो कि घोड़े के साथ मजनू का चित्र है। और तीसरा है मिस्किन, जो कि हम देखते हैं इसके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई इसके अंदर देता है। ये चित्रकला की विशेषता सबसे पहले कि इसके समय व्यक्तिगत चित्रण चालू हो गया था। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हो गया था, व्यक्तिगत चित्रण, व्यक्तिगत चित्रण। सेकंड चीज अगर मैं बात करूंगा, यूरोपीय प्रभाव चालू हो गया। कौन सा, यूरोपीय प्रभाव। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि धीरे धीरे, और मुख्य ईरान था, जो कि यूरोपीय प्रभाव धीरे धीरे इसके अंदर आने लग गया था। नेक्स्ट आप बात करूंगा, भित्ति चित्रण प्रारंभ हो गया था, और धीरे धीरे आत्मचित्रण में मुगलों की देन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रज्मनामा, आपको ये याद रखना पड़ेगा रज्मनामा है क्या। तो रज्मनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। और अकबर कहता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकारी से भी घृणा करते हैं। ये तीन चीजें आपको मैंने अच्छे से याद करवा दी है, ये आपको याद ही करनी पड़े। अब दोस्तों है सबसे इंपॉर्टेंट है जहांगीर। जहांगीर ने दो ही काम किया। ठीक है, एक तो प्राकृतिक चित्रण का प्रभाव इसके समय दिखाई देने लग जाता है। इसे ही मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल इसे ही माना जाता है जहांगीर के। इसकी विशेषता हम देखते हैं, ईरानी प्रभाव समाप्त है
और इसकी जगह हम देखते हैं यूरोपीय प्रभाव स्थापित हो गया था। प्राकृतिक, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक चित्रण इसके समय आ गया था। क्या आ गया था? प्राकृतिक चित्रण। छवि चित्रण का अधिकतम प्रभाव इसके समय हमें देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। हाँ, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है बिसनदास। कौन है? बिसनदास। जहांगीर ने इसे ईरान के शाह का जो चित्र है उसको बनाने के लिए इसको भेजा था। किसको भेजा था? बिसनदास को। पहला चीज कौन है? पहला चित्रकार कौन है? बिसनदास। जहांगीर ने इसे ही ईरान के शाह के चित्र बनाने के लिए भेजा था। सेकंड है फारूक बेग, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने के लिए भेजा था। किसको? फारूक बेग। पहला कौन है? बिसनदास। सेकंड कौन है? फारूक बेग। तीसरा दौलत, क्योंकि पानी में देखकर खुद का चित्र ये बना लिया करता था। फोर्थ कौन सा है? मनोहर। ये किसी चित्रकार? सारे जहांगीर के चित्रकार है चारों। पांचवा का है उस्ताद मंसूर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है उस्ताद मंसूर, क्योंकि हम देखते हैं इसकी उपाधि थी नादिर उल अस्त्र। क्या थी? नादिर उल अस्त्र इसकी उपाधि थी। प्राकृतिक चित्रण में विशेषज्ञ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राकृतिक चित्रण में कौन बनाने के अंदर कौन विशेषज्ञ था, तो कौन था? उस्ताद मंसूर। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। प्राकृतिक चित्र के अंदर कौन फेमस था? तो उस्ताद मंसूर। इसने कौन कौन चित्र बनाए थे? ये तो बंगाल का अनोखा पुष्प और एक साइबेरिया का सारस, ये दो प्रमुख चित्र है, इसके बहुत फेमस माने जाते हैं। छठा कौन है? अबुल हसन। छठा कौन सा है? अबुल हसन। इसने व्यक्तिगत चित्रण बनाए, छवि चित्रण बनाए इसने, और हम देखते हैं इसकी उपाधि थी दोस्तों नादिर उल जमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि कई बार एग्जाम के अंदर पूछी है कि नादिर उल जमा की उपाधि किसकी है? तो किसकी है? अबुल हसन की। किसकी है? अबुल हसन की उपाधि ये मानी जाती है। छठा ये चित्रकार था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, जो अबुल हसन ने कौन कौन चित्र बनाए। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जहांगीर की ताजपोशी का चित्र बनाया, जो तुजुक एक जहांगीरी के आवरण पृष्ठ पर लगाया गया था। पहला चित्र। सेकंड, जहांगीर का स्वप्न चित्र बनाया, जिसमें जहांगीर को ईरान के शाह अब्बास के गले लगते हुए इसके अंदर नजर आ रहा है। पहला तो किसका बनाया? जहांगीर की ताजपोशी का चित्र बनाया। सेकंड, जहांगीर का स्वप्न का चित्र। किसका चित्र? जहांगीर का स्वप्न का चित्र किसने बनाया था? हम देखते हैं अबुल हसन ने बनाया था, और इसमें जहांगीर को ईरान के शाह अब्बास के गले लगते हुए नजर आता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि महिला चित्रकार कौन कौन से थे। महिला चित्रकार कौन कौन से? पहला है रुकैया बानो, सेकंड है नादिरा बानो, तीसरा कौन सा है? साइफा बानो। रुकैया बानो, नादिरा बानो और ये महिला चित्रकार जहांगीर के समय थे। अब ये खत्म हो गया जहांगीर। एक बार वापस से मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको। जहांगीर का तो पूछता है एग्जाम के अंदर कि मुगल चित्रकला का इसको स्वर्णकाल कहते हैं। विशेषता, ईरानी प्रभाव समाप्त हो जाता है, यूरोपीय प्रभाव आ जाता है। प्राकृतिक चित्रण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक चित्रण। छवि चित्रण का अधिकतम प्रभाव इसके समय नजर आता है। बिसनदास, जो कि जहांगीर ने इसको ईरान के साथ चित्र की बनाने के लिए भेजा था। फारूक बेग को बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने के लिए भेजा था। दौलत है, पानी में देखकर खुद का चित्र बना लेता था। मनोहर है, ठीक है। उस्ताद मंसूर है, जो कि इसकी उपाधि नादिर उल अस्त्र है, प्राकृतिक चित्रण में विशेषज्ञ था। प्रमुख चित्र कौन कौन सा है? बंगाल का अनोखा पुष्प, साइबेरिया का सारस। छठा कौन सा है? अबुल हसन, क्योंकि व्यक्तिगत चित्रण बनाया करता था, क्योंकि छवि चित्रण है। इसकी उपाधि नादिर उल जमा। इसके चित्र कौन कौन से हैं? प्रमुख जहांगीर की ताजपोशी चित्र, जो कि तुजु के जहांगीर के आवरण पृष्ठ पर लगाया गया है। अगला है कि जहांगीर का स्वप्न चित्र, जिसमें जहांगीर को ईरान के शाह अब्बास के गले लगते हुए लगाया गया है। महिला चित्रकार कौन कौन से हैं? रुकैया बानो, नादिरा बानो और साइफा बानो, ये इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। अब आता है शाहजहां। शाहजहां के समय चित्रकारी इतनी फेमस है नहीं। मीर हासिम, क्या नाम है मीर हासिम। इसके अंदर हम देखते हैं देवी संरक्षण में प्रभाव मंडल युक्त चित्र इसके समय बनने लग गए थे। स्वर्ण रंगों का प्रयोग इसके समय इस्तेमाल होने लग गया था। इसके प्रमुख चित्रकार कौन? ये बस याद रखना, एक तो फकीरुल्लाह, एक मीर हासिम, एक मोहम्मद नादिर समरकंदी, एक अनूप, एक चित्रा। ये 5 चित्रकार आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से? फकीरुल्लाह, मीर हासिम, मोहम्मद नादिर समरकंदी और अनूप, और 5वां है चित्रा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख चित्र इसके समय कौन कौन से बने। सूफी नृत्य करते हुए इसको शाहजहां को दिखाया गया है। देवी संरक्षण में सुनहरे कपड़े पहने हुए शाहजहां को दिखाया गया है, और देवदूतों के द्वारा शाहजहां को इसकी ताजपोशी की गई है। आपको ये ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, मेन चीज़ था आपका जहांगीर। और हम देखते हैं अकबर का। औरंगजेब के समय अपन बात करेंगे। हाँ, इसने क्या किया? इसने आया और इसने आते हम देखते हैं सभी चित्रकारों को बाहर निकाल दिया, जाओ यहाँ से, क्योंकि पैसे थे नहीं, और खुद ही अच्छा सा क्या बजाता था ये, हम देखते हैं खुद ही ये वीणा वादक था। चित्रकारों को, संगीतकारों को अपने दरबार से भगा दिया इनको, ठीक है। और हम देखते हैं कि औरंगजेब ने अपने दरबार से चित्रकारों को निकाल दिया, जिससे चित्रकला की प्रांतीय शैली क्या विकसित हो गई? चित्रकला की प्रांतीय शैली हम देखते हैं अलग अलग विकसित हो गई। और मनुची कहता है औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को भी चूने से पोत दिया गया था। देख लो कि मनुची कहता है, जो कि
हम देखते हैं कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के जो भी मकबरा बना था उसको भी क्या कर दिया, चूने से इसको पोत दिया गया। तो क्या हालत हो गई थी उस समय, देख लो। ठीक है। और कहते हैं कि प्रांतीय शैली विकसित हुई। तो हम देखते हैं दो शैली थी, एक तो पहाड़ी शैली और एक थी राजपूताना शैली, जो कि हम देखते हैं राजस्थान के अंदर। एक तो बसोली शैली, एक कांगड़ा शैली और एक कश्मीर शैली विकसित होती है पहाड़ी शैली के अंदर। और राजपूताना शैली के अंदर हम देखते हैं मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली, जो कि हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला पढ़ते हैं तो उसके अंदर नजर आती है। तो दोस्तों ये था अपना, अपन देखेंगे। हाँ, अपन ने देखा कि ये जितनी भी चित्रकला थी अपन ने पढ़ने का प्रयास किया है। एक बार वापस से मैं रिवीजन करवा देता हूँ पूरी चित्रकला का 5 मिनट के अंदर। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लगभग मैं मानता हूँ अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। हमारा पर्पज है तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाना, रिवीजन करवाना, और आपको एक भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के अंदर गलत नहीं होने देना। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो हम बिल्कुल कंटेंट पर काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं और मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद कराने पर आप हमारा ये फोकस है। ठीक है, और आप कहीं भी चल जाओ आपको इससे अच्छा कंटेंट आपको नज़र नहीं आएगा। देखो 5 मिनट लगेगी आपको, वापस से पूरा चित्र जो है आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मुगल चित्रकला के समय हम देखते हैं बाबर की आत्मकथा थी तुजुक बाबरी। बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध बेजात का नाम का उल्लेख है। इसकी उपाधि क्या थी, पूर्व का राफेल। चित्रकला आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। ठीक है, इसमें कुछ दो राय है नहीं। हुमायूं के समय दो चित्रकार आए थे, मीर सैयद अली तबरेजी, अब्दुल समद। उपाधि थी नादिर उल असरार। अब्दुल समद की सीरी कलम। और हमजा नामा और दास्तान हमीर हमजा, जो कि क्या है, एक प्रकार चित्र संग्रह जो कि हुमायूं के समय था। 2400 चित्र है। और पैगंबर मोहम्मद के चाचा के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह इसमें नजर आता है। अकबर के समय हम देखते हैं टोटल 17 चित्रकार थे, जिनमें 13 हिंदू थे। प्रमुख चित्रकारों में दसवंत, अकारीजा खां, बसावन, बाल लाल मुकुंद, फारूक बेग, माधु, मिस्किन, नाना और सांवलदास। आपको ये चित्रकार आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट पहला क्या है, दसवंत और बसावन। नेक्स्ट बात करेंगे दसवंत, जो कि सबसे प्रमुख था, कहार जाति का था, पालकी उठाने का कार्य करता था। यह पागल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। और इसके चित्र हम देखते हैं रजमनामा में इसके चित्र मिलते हैं। अगली मैं बात करूंगा बसावन, जो कि घोड़ों के साथ मजनू का चित्र है। इसके समय हम देखते हैं तीसरा कौन सा है, मिस्किन, जो कि इसके चित्रों पर यूरोप प्रभाव धीरे धीरे हमें देखते दिखाई देने पड़ता है। चित्रकला विशेषता है व्यक्तिगत चित्रण था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यूरोपीय प्रभाव आने लग गया था। नेक्स्ट बात करेंगे भित्ति चित्रण प्रारंभ हो गया था और आत्मचित्रण इसके अंदर प्रारंभ हो गया। रजमनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। और अकबर कहता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से नफरत करते हैं। जहांगीर के समय हम देखते हैं स्वर्णकाल माना जाता है। विशेषता ईरानी प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाती है इसके अंदर, और यूरोपीय प्रभाव पूरी तरह से इसके अंदर आ जाता है, स्थापित हो जाता है। हम देखते हैं कि जहांगीर के समय काफ़ी अंग्रेज लोग भी आ गए थे। ठीक है, अंग्रेजी आ गए थे, काफ़ी पुर्तगाली थे, सब मतलब कहने का मतलब यूरोपीय प्रभाव इसके अंदर समय दिखने लग जाता है। प्राकृतिक चित्रण सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक चित्रण। छवि चित्रण भी का भी अधिकतम प्रभाव इसमें नजर आता है। प्रमुख चित्रकार बिसनदास है, फारूक बेग है, दौलत है, मनोहर है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस्ताद मंसूर की उसकी उपाधि क्या थी, नादिर उल अस्त्र। प्राकृतिक चित्रण इसके समय ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चित्रण में विशेषज्ञ कौन था, उस्ताद मंसूर, की प्रमुख चित्र किसने बनाया था, तो बंगाल का अनोखा पुष्प, एक साइबेरिया का सारस। छठा है अबुल हसन, जो कि व्यक्तिगत चित्रण में माहिर था, और इसकी उपाधि थी नादिर उल जमा। क्या उपाधि थी इसकी, नादिर उल जमा। और इसने देखते हैं कि कौन कौन सा चित्र बनाया। हम देखते हैं एक तो जहांगीर की ताजपोशी का चित्र, एक जिसमें तुजू के जहांगीर के आवरण पर प्रश्न लगाया है। एक सेकंड है जहांगीरी का स्वप्न चित्र, जिसमें जहांगीर को ईरान के शाहबाज के गले लगते हुए नजर आता है। महिला चित्रकार की अगर बात करूंगा तो एक तो है रुकैया बानो, एक नादिरा बानो, एक साइफा बानो। ये तीन इसके प्रमुख महिला चित्रकार माने जाते हैं। साझा आता है, और इसके समय हम देखते हैं देवी संरक्षण में प्रभाव मंडल युक्त चित्र बने। स्वर्ण रंगों का इस्तेमाल इसके समय होने लग गया। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, एक तो फकीर उल्लाह, मीर हासिम, मोहम्मद नादिर समरकंदी, अनूप और चित्रा। नेक्स्ट बात करूंगा प्रमुख चित्र इस समय सूफी नृत्य करते हुए साझा को दिखाया गया है। देवी संरक्षण में सुनहरे कपड़े पहने हुए साझा है, और देवदूतों के द्वारा साझा की ताजपोशी इस चित्रों के अंदर दिखाई देता है। औरंगजेब लास्ट है ही, इसके समय इसने दरबार से सभी चित्रकारों को, संगीतकारों को निकाल दिया, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रांतीय शैलियाँ विकसित होने लग गई थी। और मनुची कहता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से इसने पोत दिया था। और हम देखते हैं कि इसके समय प्रांतीय शैली कौन कौन सी, पहाड़ी शैली, बसोली, कांगड़ा, कश्मीर, और राजपूताना शैली में हम देखते हैं मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, ये शैलियाँ थी। तो दोस्तों ये टॉपिक
और अपन ने इसको अच्छे से पढ़ा, और मैं मानता हूँ कि तो तो दोस्तों ये था, अपन ने पढ़ा कि आज अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो स्थापत्य कला पढ़ लिया है और एक चित्रकला पढ़ लिया है। मैंने आपको मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश की है। और दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट पेपर की, आप उसको फॉरवर्ड करो, क्योंकि ये चैनल आपको मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में काम कर रहा है। और साथ में अगर आप हमारे इस चैनल पर आते हो तो आपको 40% तो आपके सही ही हो जाएंगे। हमारा ये दावा है कि 40% क्वेश्चन हमारे कराने का हमने लक्ष्य लिया है। नहीं, 75 में से 30 तो हम कराएंगे, आपके ऊपर है वो 30 से ऊपर कितने सही करते हो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर आ जाते हो तो 30 क्वेश्चन तो आपके आराम से इजीली रूप में, अगर आप हमारे इस नोट्सों को पढ़ लेते हो तो आपके आराम से ये सही हो जाएंगे। हम बिल्कुल कंटेंट पर काम कर रहे हैं और हम एक एक चीज़ों को देख रहे हैं। अब आप देख भी रहे होंगे कि गणित की क्लासें लगभग एक टॉपिक पूरा सांख्यिकी का हो चुका है, और धीरे धीरे हम देखते हैं इतिहास की क्लासें हैं वो चल रही है। ठीक है, मैं डाल दूंगा, और करंट की क्लास भी हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। दोस्तों बनाए रखिए। रजत खंडेलवाल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।